डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के क्लास में विदेशी कंपनियों यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा रहे थे और उसमें हम लोग देखा था कि इस परिवेश में और किन कारणों से यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में हुआ। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किन किन यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। इस क्रम में हम पाते हैं कि कुल 6 कंपनियों का यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, जिसमें पुर्तगीज कंपनी थी, डच कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, डेन थी, स्वीडिश कंपनी थी और फ्रांसीसी कंपनी। इन सभी कंपनियों में जो डेनिश कंपनी थी यूरोप की, स्वीडिश कंपनी थी, वो भारत में नहीं आई। उसका उद्देश्य चीन में धर्म प्रचार करना था, इसलिए वहाँ। और डेन का जहाँ तक प्रश्न है तो ये भी बहुत दिनों तक नहीं टिक पाई और भारत से चली गई। तो इन 6 में जो बाकी 4 बचे, यानी पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन्हीं चारों कंपनियों का भारत में सक्रिय रूप से व्यापारिक गतिविधियों में या बाद में चल करके राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी रही। और इन 4 में भी अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही। उसने अन्य तीनों कंपनियों को भारत से निकाल बाहर किया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अल्प मात्रा में फ्रांसीसी भी और पुर्तगीज भी प्रभावशाली बने रहे व्यापार के दृष्टिकोण से, लेकिन उनका क्षेत्र काफी सीमित था और संपूर्ण भारत पर राजनीतिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावशाली हुई। इसी कंटेक्स्ट में हम लोग इन 6 कंपनियों का विवरण पढ़ेंगे कि कैसे कैसे भारत में इनका आगमन हुआ। तो उसमें आज की पहली कड़ी जो है वो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है। जहाँ तक पुर्तगीजों का संबंध है, तो पुर्तगाल में आशा अंतरिक्ष की खोज के कारण उत्साहित होकर जुलाई 1497 ईस्वी में एक यात्री था वास्को डी गामा। वो लिस्बन से, जो पुर्तगाल की राजधानी थी, यहाँ से 3 जहाजों के साथ भारत हेतु रवाना हुआ। और 18 जून 1498 ईस्वी को वो कालीकट में एक स्थान है कप्पक डालू, यहाँ मात्र एक जहाज के साथ पहुंचे। इस जहाज का नाम सान मारिया था। यहाँ जब ये पहुंचा 18 जुलाई को कालीकट,
तो जो स्थानीय शासक था जमोरी, इसने स्वागत किया, परंतु अरब व्यापारियों ने विरोध किया। जब ये पुर्तगाल लौटा इसे 60 गुना लाभ हुआ यात्रा। तो छात्रों, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि पुर्तगीज प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगीज प्रथम यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में आया, और इसके आने के पीछे कारण था एक घटना कि आशा अंतरिक्ष की खोज। आपको कल ही क्लास में बताया गया था कि बार्थोलोम्यू डायस ने आशा अंतरिक्ष की खोज जब की तो इसी से उत्साहित होकर के वास्को डी गामा भारत के लिए निकल पड़ा। वास्को डी गामा जब भारत के लिए निकला तो 3 जहाजों के साथ निकला था, और मार्ग में उसके 2 जहाज जो है वो डूब गए। सिर्फ एक जहाज जो बचा था, जिस जहाज का नाम सान मारिया था, उसकी सहायता से वो भारत के कालीकट के कप्पक डाबू नामक स्थान पे लंगर डालने में सफल रहा। तो 18 जून को जब वो 1498 ईस्वी को कप्पक डाबू में उतरा तो स्थानीय जो राजा था, ये राजा का जमोरिन नाम नहीं है, बल्कि केरल में उस जगह पे जो भी राज करता था वो मलयालम भाषा में राजा को जमोरिन कहा जाता। तो नाम इतना प्रचलित हो गया कि यही राजा का नाम के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उसका वास्तविक नाम जो है आमतौर पे नहीं मिलता है कि वास्तविक नाम उसका क्या था, इसीलिए जमोरिन ही नाम प्रचलित हो गया। अब देखिए, जमोरिन ने उसका स्वागत किया, वेलकम किया। जमोरिन द्वारा वेलकम करने के पीछे कारण था कि उस समय जो भी तटवर्ती राजा थे उनको विदेशी व्यापार से काफी लाभ होता था। व्यापारियों को वो लोग प्रोत्साहित करते थे, खासतौर से केरल के लोग। प्रोत्साहित क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि इसके माध्यम से विदेशी सामान उनके राज्य में आता था, यहाँ का माल विदेशों में जाता था। तो व्यापारिक गमनागमन के कारण, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण उसका राज्य काफी समृद्ध, काफी प्रोस्पेरस हो जाता था। इसलिए आमतौर पर जो तटवर्ती राज्य थे उनके राजा जो है विदेशियों का स्वागत करते थे। लेकिन जमोरिन का जो कालीकट की रियासत थी उसमें पूर्व से ही अरब व्यापारी सक्रिय थे। अरब व्यापारी बहुत प्राचीन काल से सक्रिय थे, पूर्व क्लास में उन्होंने देखा। तो अरब व्यापारियों ने इन पुर्तगीजों को अपना प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार किया कि अब जो हम एक छत्र व्यापार करते थे वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, इसलिए अरब व्यापारियों ने इनका विरोध किया। लेकिन जब राजा साथ था तो इनका विरोध कोई सफल नहीं हुआ, और इस प्रकार से यहाँ सामान खरीदने में, भारतीय सामान, मसाले या विलास की वस्तुओं को खरीदने में जो पुर्तगीज कमांडर था वास्को डी गामा वो सफल रहा, और इस यात्रा में उसको काफी हानि उठानी पड़ी थी। 2 जहाज उसके समाप्त हो गए थे, कितने लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये सामान लेकर के लिस्बन पहुंचा वापस, तो जितना उसका खर्च हुआ, खर्च में वो 2 जहाज का डूबना भी शामिल था। इन सबों के बावजूद भी उसको 60 गुना कुल यात्रा व्यय का फायदा हुआ। तो इससे वहां लोग बहुत उत्साहित हुए पुर्तगाल में कि ये तो बहुत फायदे का है, सरकार भी काफी उत्साहित हुई। ऐसी परिस्थिति में फिर जो है दूसरा अभियान जो होता है
पुर्तगालियों का वो 1500 ईस्वी में होता है। और इसमें पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल यह जो है 13 जहाजों के साथ भारत आता है। और यहां आने के बाद कैब्राल जो था पेड्रो वो समुद्री लूट करता है। और इसके वजह से जमूरीन जो था वो अप्रसन्न हो जाता है। और उसके बाद 1501 में जो कैब्राल है वो वापस लौट आता है। तो 1498 के बाद जो दूसरा अभियान हुआ पुर्तगीजों का वो 1500 ईस्वी में हुआ। पहला अभियानकर्ता वास्को डी गामा था, दूसरा अभियानकर्ता पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल था। ये जब 13 जहाजों के साथ आया, वो तो एक ही जहाज आ पाया था, ये 13 जहाज से सामान लेने के लिए पहुंचा। तो समुद्र में अरब व्यापारी सक्रिय थे, तो सामान ये अंदर से नहीं खरीद करके अरब व्यापारियों के ही सामान को लूट लिया। क्या हम इतना इंतजार 13 जहाज को भरने के लिए क्यों करेंगे? तो जब लूट लिया तो इससे जो जमूरीन था वो काफी अप्रसन्न हुआ, क्योंकि उसका उद्देश्य इन विदेशी व्यापारियों को संरक्षण देना था। जो महत्व उसने पुर्तगीजों को दिया था वही महत्व वो पूर्व के काल से अरबों को देता आ रहा था। और वो चाहता था कि दोनों कंपनियां हमारे राज्य से व्यापार करें ताकि हम काफी समृद्ध हो जाए। जबकि दोनों कंपनियों का उद्देश्य क्या था साहब? कि व्यापार पर एकाधिकार बनाए। तो अरबों ने जब विरोध किया तो जमूरीन ने पुर्तगीजों का साथ दिया, लेकिन पुर्तगीजों ने जब अरबों को लूट लिया, उनके जहाजों को, तो ये जमूरीन के लिए असहनीय हो गया और वो पुर्तगीजों से जो है वो नाखुश रहने लगे। तो इस तरीके से उसको फौरन लौट जाना पड़ा पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल को, और 13 जहाजों को अरबी लूट के माल से भर करके वो वापस लिस्बन यानी पुर्तगाल की राजधानी पहुंच गया। अब तीसरा जो अभियान होता है, ये तो दूसरा अभियान था। तीसरा अभियान जो होता है वो पुनः (1502) में होता है। और इस समय वास्को डी गामा पुनः आता है। तो वास्को डी गामा ने यह किया कि इसी का जो कालीकट का था, तो कोची में प्रथम कोठी स्थापित करता है। अब देखिए, तीसरा अभियान में वास्को डी गामा को इसलिए आना पड़ा कि वास्को डी गामा के संपर्क जो थे वो जमूरीन से अच्छे थे। क्योंकि पहला अभियान में आया था, उसने स्वागत किया था। तो पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल ने जो घटना को अंजाम दिया था, उससे पुर्तगीजों का संबंध जमूरीन से जो है वो बिगड़ गया।
तो इसलिए वास्को डी गामा को भेजा गया तीसरे अभियान दल का नेतृत्व करते हुए। वास्को डी गामा जब यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि जमोरिन काफी हम लोगों से नाखुश है, तो उसने चाहा कि अब पुर्तगीज लोग जो हैं वो सिर्फ समुंदर पर अधिकार नहीं रखें, बल्कि भारतीय भूमि पर अपना कोई स्थान बनाए ताकि अस्थायी रूप से रह सके। तो उस समय जमोरिन जो है, जो कालीकट का राजा था, वो तो नाखुश था, लेकिन स्थानीय आधार पर जो कोचीन का राज था, जो कालीकट के बगल में पड़ता था, वो भी समुद्र तटीय राज था। कोचीन को ही आजकल कोच्चि बोलते हैं। तो कालीकट के राजा और कोचीन के राजा के मध्य शत्रुता थी, दोस्ती नहीं थी। इसका लाभ वास्को डी गामा ने उठाया। तो जब देखा कि कालीकट का राजा जमोरिन उसका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में कोचीन के राजा के साथ उसने संपर्क स्थापित किया। और कोचीन का राजा इसलिए उसको साथ देने के लिए तैयार हो गया कि वो कालीकट के राजा के शत्रुता के कीमत पर उससे मित्रता चाह रहा, और उसने शर्त रखी कि हम अस्थायी रूप से यहाँ वास करेंगे। तो कोचीन के राजा ने उसको कोठी बनाने की इजाजत दे दी। तो इस प्रकार से पुर्तगीजों की प्रथम कोठी जो बनी वो कोचीन में बनी। और कब बनी? तो 1502 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो उसने तीसरे अभियान माने पुर्तगीजों के तीसरे अभियान में प्रथम कोठी बनने में सफलता मिली, और बनाने वाला कौन था? तो वास्को डी गामा ही था। सीक्वेंस में अपने दिमागों में इसको भरते चले कि पहला कौन अभियान था, दूसरा कौन अभियान था, तीसरा कौन अभियान था। अब उसके बाद इसी में 1505 ईस्वी में कन्नूर में 1505 में ये कर्नाटक में फ्लावर में दूसरी कोठी स्थापित की। ये दूसरी कोठी भी तीसरे अभियान का जो है वो भाग था। उसके बाद जो चौथा अभियान हुआ वो 1505 ईस्वी में हुआ। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के नेतृत्व में। और इसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगीज कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये आदेश दिया गया कि हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो ये उद्देश्य दिया गया उसको, इसके लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, तो इसके कारण उसके विरोधी उभर करके सामने आए। और वो विरोधी कौन थे? तो गुजरात प्लस मिस्र प्लस तुर्की।
और इन तीनों की जो सम्मिलित सेना थी इस सेना का 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध हुआ। इस चौल के युद्ध में अल्मेडा पराजित हुआ। परंतु 1509 ईस्वी में उसने जीत हासिल की। तो इस प्रकार से जो चौथा अभियान पुर्तगीजों का था वो काफी महत्वपूर्ण था। सबसे पहली बात तो ये कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जो कोचीन भेजा वो एक अभियानकर्ता के रूप में सिर्फ नहीं भेजा, बल्कि उसको पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना करके भेजा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगीज कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगीज कंपनी का गवर्नर जनरल रहा और इसको एक उद्देश्य के तहत भेजा गया था, एक एम्स दिया गया। एम्स क्या दिया गया था कि हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित कर। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित कर लेने से दक्षिणी पूर्व एशिया का जो व्यापार था, जो मसालों पर केंद्रित था, भारत का जो व्यापार था वो कपड़ा और विलास की सामग्रियों पर केंद्रित था। ये सब पर अधिकार हो जाए किसका? पुर्तगालियों का। और इस अधिकार से उसको दो फायदे आते हैं, एक तो यूरोप के क्षेत्रों में भी माल पहुंच जाता और दूसरा जो अरबी क्षेत्र था उसके व्यापार पर भी इसका नियंत्रण स्थापित हो जाता। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हिंद महासागर में इसके जहाज प्रभावशाली रूप से स्थापित हो जाते तो फिर जो भी व्यापारी था वो बिना इसके परमिशन से जो है वो व्यापार नहीं कर सकता। ये उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। आमतौर पे जो हिंद महासागर का जल है वो ब्लू है, नीला है। तो इसीलिए हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित करने के लिए उसने अपने पॉलिसीज का नाम दिया ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। और इसमें क्या था कि इसका अर्थ क्या हुआ और ये सफल कैसे हुआ कि जो भी जहाज दूसरे थे उसको वो मारकर डुबा देता था, वही जहाज को पार करने देता था जो उससे अनुमति लेके पार करे। इस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। अब ऐसी परिस्थिति में उस समय जो हिंद महासागर में जो देश या जो लोग व्यापार में संलग्न थे वो तीन थे। एक था गुजरात, उसका अलग एक अस्तित्व था, उसका शासक था बहादुर शाह। आप शेरशाह के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं उसको। तो बहादुर शाह गुजरात को काफी समृद्ध बना चुका था और समृद्धि के पीछे कारण क्या था? यही व्यापारिक गतिविधि। दूसरा जो मिस्र था, अफ्रीका का राज्य, उसके भी जहाज हिंद महासागर में चलते थे, वो भी व्यापार में भागीदार था। और तीसरा जो था वो तुर्की एक देश था जो एशिया में पड़ता है और उसका एक शहर कुस्तुंतनिया यूरोप में पड़ता है। तो उसके भी जहाज हिंद महासागर में चलते थे। इत्तेफाक से ये तीनों रियासतें यानी गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये सभी के सभी मुस्लिम रियासतें।
और यहाँ पर एक तरफ जो पक्ष था वो क्रिश्चियन था और दूसरी तरफ जो पक्ष था वो मुसलमानों का था। तो ये युद्ध जो हुआ, ये युद्ध वास्तव में एक व्यापारिक युद्ध था, लेकिन युद्ध के बाद बहुत दूरगामी परिणाम निकले। जो 1508 ईस्वी में ये दो पक्षों के बीच युद्ध हुआ, वो युद्ध तो व्यापारिक युद्ध था, लेकिन इसके परिणाम बड़े दूरगामी निकले। वो कैसे कि 1508 ईस्वी में चौल नामक स्थान पर, चौल महाराष्ट्र में, मुंबई से 111 किलोमीटर दूर है ये, और ये भी बंदरगाह नगर है। तो वहां पर इन दोनों पक्षों के बीच यानी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और 3 मुस्लिम शक्तियों के बीच युद्ध हुआ 1508 में, जिस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा न सिर्फ पराजित हुआ बल्कि उसका एक पुत्र भी इसमें मारा गया। यदि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहां पर पराजित हो जाता और वापस चला जाता तो फिर तस्वीर दूसरी रहती, लेकिन उसने पुनः हिम्मत करके 1509 ईस्वी में इन तीनों सेना को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया। अब ये पराजय क्या था कि सिर्फ ये नहीं कि हिंद महासागर पर उसका अधिकार हो गया, बल्कि जो अरब कॉन्टिनेंट है यानी सऊदी अरब आज जो बोलते हैं, ओमान बोलते हैं, ओमान में आज भी जाइएगा तो पुर्तगालियों का बनाया हुआ किला मौजूद है। यानी अरब कॉन्टिनेंट में भी इनका व्यापार जो है वो फलने फूलने लगा। और जो चौल नामक जगह बता रहे हैं, आज भी चौल नामक स्थान पे जो है, जो शहर है, उसमें पुर्तगीजों की बस्ती के किले जो है वो मौजूद है। तो इससे क्या हुआ कि ईसाई संप्रदाय का, अभी ईसाई संप्रदाय जो था वो यूरोप तक सीमित था। एशिया में या अफ्रीका में ईसाइयों का जो प्रवेश हुआ वो इसी युद्ध के बाद हुआ। ईसाई रिलीजन्स का जो एंट्री हुआ वो इसी युद्ध के बाद हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ कि आपको बताते चले हम कि 1498 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय पोप था वेटिकन सिटी का, तो उसने एक अधिकार दे दिया था पुर्तगीज कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने। एक अधिकार का अर्थ क्या था कि यूरोप का अन्य देश पूर्व के साथ व्यापार नहीं करेगा। और बाद के जो पोप थे लेस दशम, उसने भी पूर्व के पोप के इस आदेश का समर्थन कर दिया कि हाँ, यूरोप का सिर्फ पुर्तगीज देश ही है जो पूर्व के साथ व्यापार करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए देखिए गौर से कि 100 वर्षों तक, 1498 से लेकर के 1598 तक कोई दूसरी कंपनी नहीं बनी यूरोप में। तो पोप ने जो पुर्तगीज कंपनी को एक अधिकार दिया था, वो यूं ही नहीं दिया था, कुछ शर्त रखा था। शर्त 2 थे उसके कि हम तुमको व्यापार का एक अधिकार देते हैं, ये तुम्हारा एक अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ मेरा भी काम करना होगा। अब वो काम क्या करना होगा? तो ईसाई धर्म का प्रचार करना होगा। यानी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई पूर्व की ओर, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, तो उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य धर्म प्रचार भी करना था। तो इस वजह से अफ्रीका में और एशिया के उन अरबी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। यही नहीं, भारत में आप देखेंगे कि भारत में भी पुर्तगीज गवर्नर जनरलों ने लोगों को ईसाई बनाने की प्रक्रिया व्यापार के साथ साथ चलाई। यहाँ तक कि आप बाद में देखेंगे दूसरे गवर्नरों ने कि इतना आक्रामक नीति अपनाई धर्म प्रचार के क्षेत्र में कि मंदिरों और मस्जिदों को भी खूब तोड़ा। और ये कमाल कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। इसलिए आज भी आप देखिएगा कि गोवा की बहुसंख्यक जनता जो है ईसाई है, क्योंकि वहाँ बल प्रयोग के द्वारा ईसाई धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने अपनाया वो ठीक है, जो नहीं अपनाए वो गोवा छोड़ करके चले गए। तो उसका प्रभाव आज तक है कि वहाँ ईसाई बहुल क्षेत्र या राज माना जाता है। तो ये सारी घटना जो हम बता रहे हैं आपको, ये सब चौल के युद्ध से जुड़ा हुआ है। और चौल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मटेरियल्स में, नोट्स में, किताब में नहीं कहीं पढ़े कि चौल कहाँ है। तो जहाँ पर कोई चीज छुपा हुआ रहता है, वही चीज जो है वो एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से राइज करता है। तो ये आपका दायित्व है कि चौल को नक्शे पे खोज करके देखें
कि वो कहाँ पर है और उसकी कुछ हिस्ट्री को भी जाने, यूपीएससी अगर देना है तो। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ इसका परिणाम? इसका परिणाम ये हुआ कि अब हिंद महासागर में बिना पुर्तगालियों के परमिशन का कोई भी जहाज नहीं चल सकता और सबको पुर्तगीजों से कास्तेज लेना पड़ता था। कास्तेज पुर्तगीज भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है परमिट, यानी जब तक वो कास्तेज परमिट कोई नहीं लेगा, यानी दूसरा जहाज जो हिंद महासागर में चल रहा है, तो आर्मेडा व्यवस्था इसको कहा जाता था। आर्मेडा व्यवस्था के तहत पुर्तगीज जहाज को यह अधिकार प्राप्त हो जाता था कि वो उस जहाज को जो कास्तेज नहीं लिए हुए है उसको डुबो दे। अब ये पता कैसे चलता था कि अमुक जहाज जो जा रहा है वो कास्तेज युक्त है? तो कास्तेज जो लेता था उसको पुर्तगीज झंडा मिलता था, तो वो जहाज पर जो है वो लगा लेता था और वो पुर्तगीज झंडा स्पेशली पुर्तगीजों के पास ही था। ऐसा नहीं कि आप डुप्लीकेट झंडा लगा लीजिए और क्रॉस कर जाइए, वो झंडा आपको बाजार में कहीं मिलेगा ही नहीं। वो स्पेशली जो है वो पुर्तगीज कंपनी बनाती थी, आप पैसा दिए तो आपको झंडा मिल गया, आप झंडा लगा लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहां से जा सकते हैं, और नहीं तो पुर्तगीज जहाज बीच में खड़ा हुआ है वो आपको डुबो देगा। वो झंडा फिर वो किसी को नहीं दे सकता सर? कौन? तो आप इतना आसान समझ रही हैं आप, अच्छा सवाल की। उसके बाद क्या था, ये यहाँ से गया, झंडा मिल गया, बीच में पुर्तगीज जहाज है, देखा कि झंडा किस जा रहा है, तो जहाँ डेस्टिनेशन है वहां भी तो पुर्तगीज जहाज है, वो उस झंडा को ले लिया उससे, क्या तो तुम चले आए। अब फिर उधर से जाना तो फिर कास्तेज मिलेगा नहीं, झंडा मिलेगा उसको, तो जब पैसा देगा तब झंडा मिलेगा, और वो लगा के आ रहा है तो फिर जो है वो, यानी झंडे के की सुरक्षा का ही व्यवस्था तो कास्तेज था। कास्तेज और क्या था? पुर्तगीज झंडे की सुरक्षा का व्यवस्था था, झंडा ही कास्तेज था, ऐसा बोलते। क्लियर? अब देखिए इस तरीके से पुर्तगीज कंपनी काफी समृद्ध हो गई, काफी, यहाँ तक के मुगल जो थे, जो उस समय काफी शक्तिशाली थे, मुगलों के भी जहाज जो जाते थे तो उनको कास्तेज लेना पड़ता था। हाँ, और ऐसा क्यों कर संभव हुआ? तो ऐसा इसलिए संभव हुआ कि मुगल अभी उत्तर भारत में न थे, दक्षिण भारत में तो नहीं पहुंचे थे, और ये कहां था? तो केरल में था, तो भूभाग में भी जहां पर था वहां पर आपका कब्जा नहीं था, और समुद्र में तो ये पूरी तरीके से काबिज थे। तो आप उत्तर भारत में रहा कीजिए अपना शक्तिशाली, हम तो भारत में निचले भाग में शक्तिशाली और समुद्र में है, तो इसलिए व्यवहारिकता ये बनती है कि मुगलों को भी कास्तेज लेना पड़ा। ठीक है, अब देखिए साहब, जो ये तो हुआ चौथा, जो पांचवा अभियान हुआ, अभियान अब मत कहिए इसलिए कि अब तो अस्थायी रूप से हो गया था, तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 से 1515 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था। अब देखिए इसका जो काम था वो काफी महत्वपूर्ण था कि अल्बुकर्क ने 3 क्षेत्रों पर अधिकार किया। और ये 3 क्षेत्र कौन थे? तो पहला था गोवा, इसको 1510 में अधिकार किया। दूसरा था मलक्का,
यहाँ 1511 ईस्वी में अधिकार किया, और तीसरा था हरमूज, यहाँ 1515 ईस्वी में अधिकार किया। अब ये तीनों पर अधिकार का परिणाम क्या निकला कि संपूर्ण व्यापार पर अधिकार हो। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि मैप के माध्यम से कि क्या किया कि एक्चुअली में इसके आने के बाद, यानी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क के आने के बाद उस समय पूर्व के व्यापार के 3 केंद्र थे। कितने केंद्र थे? 3 स्थल पे। अगर 3 केंद्रों पर किसी का अधिकार हो गया तो एक्चुअली में पूरे पूर्व के व्यापार पर उसका अधिकार हो गया। पूर्व का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर पुर्तगीज है। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा भाग, यही पुर्तगीज था, ही बवाल किए हुए थे। और इसका ईसाइयों ने, ये यहाँ पर इटली जो आज देख रहे हैं, यहाँ पर वेटिकन सिटी है, यहाँ पर पोप रहता था। इसने इसे व्यापारिक एक अधिकार दे दिया था। हाँ, किसको, कहाँ के लिए? इसको तो इस क्षेत्र के लिए, यही पूर्व। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपना लिया, तो उससे पुर्तगीज जो है वो जल में महत्वपूर्ण हो गया, स्थल में महत्वपूर्ण नहीं हुआ। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो काम किया कि पुर्तगालियों को स्थल पे ही मजबूत कर दिया। कैसे? तो 3 पॉइंट थे। एक भारत था, तो भारत में ये है गोवा, ये पहला हो गया। तो यहाँ 1510 में अधिकार किया। वहां ये गोवा बीजापुरी शासक के अधीन था, यूसुफ आदिल शाह उसका नाम था। तो उससे जो है गोवा छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से। दूसरा 1511 में यहां पर देखिए हरमूज है, ये जो पॉइंट है ये हरमूज का है। तो यहां 1511 में अधिकार कर दिया। और तीसरा मलक्का, ये गोवा हो गया, ये हो गया मलक्का। मलक्का जल संधि पड़े है ना, तो यहां पर मलक्का हो गया। और ये जो इलाका देख रहे हैं जहां पर ये आपको ओमान है और ईरान है, ठीक है, और यहाँ पर यूएई है। तो ये जो पूरा इलाका है, ये वाला, इसको बोला जाता है मलक्का जल संधि, होर्मुज जल संधि। मलक्का तो है वो, इसको क्या बोलते हैं? होर्मुज जल संधि। और इस पर कब? तो 1515 में अधिकार कर दिया। अब देखना यह है कि ये 3 ऐसे पॉइंट थे कि यही तो पूर्व माना जाता था, जो उसके कंटेक्स्ट में जो पूर्व माना जा रहा है, तो वो यही इलाका माना जा रहा है, ये वाला, ये जो है ये, तो इसी पर अधिकार करना था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर पर अधिकार कर लिया, लेकिन स्थलीय भाग जहां से व्यापार होता था, अब भारत से व्यापार करना तो उसके लिए एक पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए पॉइंट क्या है? गोवा। गोवा में सारे भारत से सामान आके मिल जा रहा है, या पुर्तगीज को अपना सामान बेचना चाह रहे हैं तो गोवा में आ रहे हैं, तो सारे भारत में फैल जा रहा है। इसी तरीके से मलक्का का क्या है? तो दक्षिणी पूर्व एशिया में मसालों के व्यापार के लिए मलक्का मशहूर है। तो पूरे दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों से, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जितने थे, वो सबसे मलक्का में मसाला करके एकत्र होता है। तो यहां पर जिसका अधिकार है वो मसालों पर उसका अधिकार हो गया। अब ये जो क्षेत्र था होर्मुज, तो यहां से पूरा अरबिस्तान में सामान जाता था। तो अगर होर्मुज जल संधि पर अधिकार हो गया, इसका मतलब हुआ कि पूरे सामानों पर अधिकार हुआ। आपको अफ्रीका पर भी अधिकार हो गया उसका। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने जो ये 3 जगहों पे अधिकार किया, तो उससे पुर्तगीज का
वास्तविक रूप से पूरी तरीके से अधिकार स्थापित हो। अब देखिए साहब, इसने सिर्फ यही काम नहीं किया बल्कि इसके और भी काम थे जो स्थानाभाव के कारण नहीं लिख रहे हैं। उसने यहाँ के स्थानीय सामाजिक समस्याओं में हस्तक्षेप किया अल्बुकर्क ने, जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये पहला ऐसा अवसर था कि कोई विदेशी शक्ति जो है भारत के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, और शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि अब उसने प्रमोट किया अल्बुकर्क ने कि पुर्तगीज जो है भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करे और बच्चा पैदा करे। तो यहीं से एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट उभर करके सामने आता है। हम लोग एंग्लो इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं तो वो सरलीकरण करते हैं कि जो जिसके माता पिता में से कोई एक यूरोप के हों और माता पिता में से कोई एक भारतीय हों तो उससे उत्पन्न संतानें एंग्लो इंडियन कहलाएंगी। तो पॉलिटी में हम ही ने आपको पढ़ाया था। तो ये बुनियाद कहाँ पर पड़ता है? ये यहीं पर पड़ता है कि इसने प्रमोट किया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो और बच्चा पैदा करो ताकि पुर्तगीज जनसंख्या की वृद्धि हो। और उसके बाद अगली नीति अपनाई कि हम जो वादा करके पोप से आए हैं उसका अब शक्ति इतनी बढ़ गई है हमारी भारत में कि अब उसको धर्म प्रचार को प्रमोट कर सकते हैं। तो गोवा उसका मुख्य केंद्र था और इसने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया, उसको माने राजधानी बनाया भारतीय साम्राज्य का। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं किया कि गोवा में रहने वाले जो हिंदू मुसलमान थे उनको ईसाई बनाने के लिए बल प्रयोग किया। और बल प्रयोग में पहला काम यह किया कि जितने मंदिर थे और जितनी मस्जिदें थी वो सबको गिरा दिया और चर्चेस की स्थापना करना शुरू किया। तो इसका परिणाम क्या निकला कि कुछ लोग तो बन गए और जो लोग नहीं बने वो गोवा छोड़ करके भाग गए। इसलिए गोवा जो है पूरी तरीके से ईसाई बहुल क्षेत्र बन गया उसी समय से। तो ये इनके पतन का भी कारण है। वहां पर शक्ति थी तो उस शक्ति के बुनियाद पे ये सफल तो हो गए, लेकिन भारत वो भूमि है जिस भूमि में शक्ति के बल पर धर्म परिवर्तन आज तक नहीं हुआ, चाहे कोई भी शक्ति रही हो, चाहे मुगलों की रही हो या पुर्तगीजों की रही। धर्म एक पूरी तरीके से व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था रही है। अगर उसमें परिवर्तन होता भी है तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा के कारण होता है, कोई बाहरी प्रभाव के कारण धर्म परिवर्तन भारत में आज तक नहीं हुआ। सूफीज्म या भक्तिज्म जब पढ़िएगा तो आपको इसमें इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से क्लियर। अब देखिए साहब, ये तो हो गया। अब उसके बाद अगला जो बना गवर्नर जनरल, वो लोपो सुआरेज था। इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि 1518 ईस्वी में पुर्तगीजों ने कोलंबो को जीत लिया। कोलंबो का मतलब यहां पर श्रीलंका लीजिए, तो राजधानी का नाम है, कोलंबो को जीता, यानी वहां भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो नीनो ड कुन्हा। नीनो डी कुन्हा और ये 1529 से 38 तक रहा है गवर्नर जनरल। और इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि कोचीन से गोवा अब मुख्यालय बन गया। यानी अल्बुकर्क के टाइम में मुख्यालय नहीं बना था गोवा, नीनो ड कुन्हा के समय में मुख्यालय बना।
और इसी के समय में जो विजय होती है वो 1534 में वसीम, उसके बाद 1535 में दीप, पंद्रह सौ उनसठ में दमन, और उसके बाद षष्ठी, बसीन, चौल, बंबई, ये सब पर अधिकार कर लिया जाता है पुर्तगीजों के द्वारा। लेकिन उसके बाद ये उसका चरमोत्कर्ष था। अब देखिए पतन प्रारंभ होता है। जो क्षेत्र उसने अभी तक जीता था वो अब उसके हाथ से निकलने लगता है। क्यों? तो पतन का कारण था डचों और अंग्रेजों का आगमन। डचों और अंग्रेजों का आगमन। तो यहां पर प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठता होगा कि फिर उसका क्या हुआ? जो अलेक्जेंडर द्वितीय नामक पोप ने एक अधिकार दिया था, तो वो दिया था 1498 ईस्वी, और ये समय पहुंच गया है क्या? तो 1500 से ऊपर, यानी नहीं माने 1600 ईस्वी तक आते आते। तो ऐसा नहीं था कि उसने 100 सालों का अधिकार दिया था, बल्कि हुआ ये कि उसके बाद पोप की सत्ता जो है वो कमजोर होने लगी यूरोप में। पोप की सत्ता कैसे कमजोर हुई? तो आपको यहां पर एक घटना याद करना पड़ेगा कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और धर्म सुधार आंदोलन में क्या हुआ कि जो पोप की सत्ता थी उस सत्ता के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। और मार्टिन लूथर किंग ने 1529 ईस्वी में, या उसके और पहले 1529 में एक्चुअली में समझौता हुआ, तो उसके पहले ही 95 थीसिस लिखा था, यानी प्रचलित ईसाई धर्मों पर, जो कैथोलिक धर्म था पारंपरिक, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था उसने कि जो पोप है, ये जो पादरी हैं, उसके ये 95 प्रश्नों के उत्तर दे। और उसने तैयार करके सबसे पहले जर्मनी के एक गिरजाघर में रात में सटवा दिया, और पूरे यूरोप में जहां जहां गिरजाघर थे उसके मित्र थे हर जगहों पे, तो वो कागज का टुकड़ा हर जगह भिजवा करके हर गिरजाघर में रात में सटवा दिया। अब सुबह में लोग जब पहुंचे तो देखा कि साहब ये क्या है, पढ़ा तो लोगों को ज्ञान हुआ कि हाँ ये तो बात सही है, ये तो पोप जो कर रहा है या चर्चों के द्वारा जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से ईसाई धर्म विरुद्ध है। ये 26 में हुई थी शायद ये घटना, 1526 में। तो 26 से 29 तक पोप के खिलाफ एक बड़ा रेगुलेशन चला यूरोप में, और अंत में पोप को 1529 ईस्वी में एक संधि है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, आंसबर्ग की संधि है क्या, फिर वो देख लीजिएगा। तो उसकी संधि होती है, और उस संधि में इसकी बातों को मान लिया जाता है मार्टिन लूथर, और वहीं से जो है वो ईसाई धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक प्रोटेस्टेंट, यानी जो मार्टिन लूथर के मानने वाले थे, और जो पारंपरिक रूप से जो लोग थे, ऐसा नहीं था कि पूरे पूरे खत्म हो गए, पोप की सत्ता को भी मानने वाले लोग थे, उसकी भी संख्या थी, तो वो कैथोलिक कहलाए। ठीक है, तो इस तरीके से अब तो पोप की सत्ता पहले की तरह रही नहीं। तो पोप की सत्ता जब कमजोर हुई तो फिर यूरोप के जो अन्य ईसाई मुल्क थे वो पुर्तगीज से प्रभावित होकर के जो है वो अपनी अपनी कंपनियां बनाने लगे कि हम भी व्यापार करेंगे।
ये तो हुआ कि पोप के प्रभाव में कमी आने के कारण। दूसरा, पुर्तगीज की शक्ति जो है वो इस समय तक आते आते खुद कम होने लगी। पुर्तगीज खुद गृह युद्ध में फंसने लग गया था और जो वहां की सरकार थी वो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग नहीं कर रही थी, तो सरकार का सहयोग मिलना भी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद हो गया। अब इन दो कारणों से जो उनकी शक्ति का मूलाधार था, तो ऐसी परिस्थिति में जब समाप्त हो गया वो मूलाधार और विदेशों में उसको बाहरी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा, तो पुर्तगीज सरकार कंपनी की कोई सहायता नहीं कर पाई। और सहायता जब नहीं कर पाई तो उसके बाद हर जगह 1550 के बाद पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का हार होना शुरू। और दूसरी तरफ जो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये दोनों कंपनियों को उसकी सरकार खूब सहायता कर रही थी सैनिक दृष्टिकोण से, तो ये पुर्तगीज को असफल करने में सफल हो गए। बात समझ में आ रही है ना? Yes, तो यहां से पुर्तगीजों का जो पतन हुआ, उस पतन के पीछे ये पृष्ठभूमि जिम्मेदार है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए कैसे कैसे उनसे क्षेत्र छीनना शुरू होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 1602 ईस्वी में बाटम इनके हाथ से निकल गया। छीनने वाले कौन थे? तो डच। उसके बाद 1641 में मलक्का इनसे छीन गया। छीनने वाले कौन थे? तो डच। उसके बाद 1658 में श्रीलंका छीन गया इनसे। छीनने वाले कौन थे श्रीलंका को? तो डच। उसके बाद 1663 ईस्वी में मालाबारी दुर्ग छिन गया। मालाबारी दुर्ग मैंने समझ रहे ना, केरल माने कोचीन वगैरह ये सब जो था, छीनने वाले कौन थे? डच। उसके बाद 1611 में सोआपल्ली का युद्ध हार गई है। युद्ध हारे। हराने वाले कौन थे? अंग्रेज। उसके बाद 1628 में हरमुज भी इनके हाथ से निकल गया। हरमुज समझ रहे हैं ना, अरब वाला क्षेत्र जो है, कौन कब्जा किया? तो अंग्रेजों ने कर लिया। उसके बाद 1632 में हुगली भी इनसे निकल गया। हुगली भारत में था। कौन छीना? तो शाहजहां ने छीन लिया। या पढ़ चुके हैं कि उसकी बेगमों को पुर्तगीजों ने छीन लिया था। उसके बाद 1739 में शास्त्री और बसील जो महाराष्ट्र में है, शास्त्री और बसील, ये किसने छीन लिया? तो मराठों ने छीन लिया। तो इस प्रकार से सिर्फ गोवा, दमन और दीव, सिर्फ गोवा प्लस दमन और दीव, यही क्षेत्र जो है वो उनके अधिकार में रहे। और कब तक? तो 1961 तक। और 1961 में अंतिम रूप से भारत सरकार ने इस पर अधिकार कर दिया। तो इस तरीके से पुर्तगीज शक्ति का पतन हुआ। चलिए ये तो हो गया, लेकिन पुर्तगीज शक्ति भारत के लिए लाभदायक भी रहा, ये नहीं कि पूर्ण रूप से हानिकारक था। कैसे? तो प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही है। जो किताब छपे हुए रूप में आप देखते हैं, तो भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1511 में लगा, जो जो किताबों को छापता था। तो इस प्रकार से भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय जो है पुर्तगालियों को दिया जाता है, और उससे आगे चल करके भारत को बहुत फायदा हुआ, किताबें छपने लगी।
इसके अलावा तंबाकू, आलू और मक्का। तंबाकू, आलू और मक्का ये तीनों चीजें मध्य अमेरिका का उत्पाद है। ठीक है, पोटैटो। तो तंबाकू, आलू और मक्का मध्य अमेरिका से भारत में पुर्तगाली का दौरा लाया गया, जो आज तक आपके यहाँ उगता है। इसके अलावा अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची और संतरा, ये सारे फल विश्व के विभिन्न अलग अलग देशों में पाए जाते हैं और वहां से इसकी प्रजातियों को ला करके यहाँ उगाया और उस वजह से आपके यहाँ आज ये चीजें पाई जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि विदेशी आक्रमण सिर्फ हानि ही नहीं देता है, बल्कि विदेशी संपर्क से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और उससे भी विकास प्रभावित होता है। तो ये था पूरा पुर्तगीज कंपनी का आगमन। हम समझते हैं कि आप पूरी तरीके से समझने में सफल रहे। अगला जो तीसरा क्लास यूरोपीय कंपनियों का आगमन का होगा, उसमें हम लोग डचों को देखेंगे, अंग्रेजों को देखेंगे और फ्रांसीसियों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।